हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहां भी होंगे पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके बीच एक नया वीडियो के साथ मिल रहे हैं हम आपसे। जो नया वीडियो क्या होने वाला है, इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है बच्चों। पहले आप जान लें कि यह वीडियो जो होने वाला है वो साइंस का वीडियो है, और साइंस में भी आज हम वो लेकर आए हैं जिसका नाम है भौतिकी यानी फिजिक्स। तो फिजिक्स, कौन सा फिजिक्स होने वाला है? आपका एग्ज़ाम टाइम काफ़ी नज़दीक है। इसी को देखते हुए हम आपके जितने भी 2 अंक के वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इसको हम आपके बीच लेकर आए हैं। और सभी लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे, 2 अंक वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, इन सभी को हमने चुन चुन कर यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को आपके बीच लाए हैं। यदि आप इतना वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, यदि आप इतना वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जितने क्वेश्चन को आज मैं आपके बीच रखूंगा, उन क्वेश्चन को यदि आप एग्जाम में पढ़ कर जाते हैं, तो हमको नहीं लगता कि आपका एक भी सब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाला है एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हाँ, हम भी इस वीडियो के माध्यम से पूरे का पूरा अंक को हासिल कर सके एग्जाम में, 2025 के एग्जाम में, यानी साइंस के एग्जाम में 21 फरवरी का जो आपका एग्जाम है, उसमें अगर आप पूरा एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए आपसे मिलते हैं क्या है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि बिहार बोर्ड, एक मिनट, बिहार बोर्ड जो है हमारा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025, इसके लिए मैंने लेकर आया हूँ भौतिकी यानी फिजिक्स लेकर आया हूँ। और ये सारे ऑल क्वेश्चन जितने भी होंगे, सभी गेसेस क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के, यानी 2 मार्क्स वाला जितने भी गेसेस क्वेश्चन होगा आपका, वो सबको मैंने लेकर आया हूँ। 21 फरवरी के लिए ये आपका बेहद खास होने वाला है। 21 फरवरी को जो आपका एग्जाम है, साइंस का एग्जाम, इसको आप पढ़ के जरूर जाएंगे। देखिए, यहाँ से 2 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को आपको यहाँ पर से लड़ने का पूरा मोस्ट ऑफ चांसेस है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और जरूर आप इस पर बने रहेंगे, ठीक है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, फिजिक्स यानी फिजिक्स आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 10th का, इस क्लास 10th की फिजिक्स में केवल और केवल 2 अंक वाले प्रश्न, सभी प्रश्न को आपके बीच रखा जाएगा। ऑल गेसेस क्वेश्चन जो आपके बीच लाया गया है, अगर, और ये लाया गया किसके माध्यम से? मेरे खुद के माध्यम से लाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। जो मैं लगाता हूँ गेस प्रश्न, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, ठीक है, उसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन को गेस करके देते हैं, उसमें से बहुत क्वेश्चन जाकर लड़ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप भी एक बार विश्वास जताएं, उम्मीद जताएं कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से मेरा गेसेस क्वेश्चन टकराता है या नहीं टकराता है, या लड़ता है कि नहीं लड़ता है। अगर आप भी नए हैं तो देखना ना भूलें, और देख कर जाएंगे तो आपका बेहद ही बेनिफिट्स होने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। अब ये जितने भी प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी पूछा गया एग्जाम में है, और कई दफा पूछा गया है, एक दफा नहीं, बार बार आने वाले प्रश्न हैं। इस पर हम साल ईयर लिखना भूल गए हैं। ये सब क्या है? बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उत्तल और अवतल, इन दोनों में कितने 3 उपयोग को बताना है, इन दोनों का 3 उपयोग। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों? इसको लिखने का तरीका जान लें। जैसे आपको एक पहला दिया हुआ उत्तल, तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है, या उपयोग लिख देंगे ऐसे करके ऊपर हेडिंग बनाकर, ठीक है। ऐसे हेडिंग बना लेंगे आप, और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखिए, पहला क्या उपयोग है, इसका कहाँ उपयोग होता है? उत्तल दर्पण जो होता है उसका उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, सड़क के किनारे, यानी आप सड़क के किनारे बैठते होंगे या घूमते होंगे तो देखते होंगे कि वहां पर जो लैंप लगा रहता है, सड़क पर जो लैंप लगा रहता है, ठीक है, उसका परावर्तक सतह जो होता है, इसका जो परावर्तक सतह होता है, ये सतह के रूप में जो लगे होते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसमें जो लगा होता है उत्तल दर्पण ही लगा होता है। इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। आपको अवतल के बारे में मालूम होगा, बट उत्तल के बारे में यहाँ याद रखना है अभी, ठीक है, कि उत्तल दर्पण जो सड़क
सड़क के किनारे लैंप होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है, उसमें जो परावर्तक सतह होता है उसमें कौन सा दर्पण लगे होते हैं, तो उत्तल दर्पण लगे होते हैं। नंबर 2 है वाहनों के साइड मिरर। आपने गाड़ी देखा होगा, गाड़ी के दोनों साइड में ऐसे करके गाड़ी के दोनों साइड में मिरर लगा हुआ होता है, यानी आईना लगा होता है, शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है। उसी दर्पण में जो लगा होता है वो कौन सा रहता है, वो उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में कौन लगे होते हैं, उत्तल दर्पण लगे होते हैं, इस बात को याद रखना है। तीसरा है आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाना हो तो उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा, तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है यदि आपको आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाना हो किसी चीज का तो, ठीक है। और उत्तल दर्पण हमेशा याद रखना है किसमें होता है, प्लस में, यानी धनाविष्ट होते हैं, ठीक है, यानी धन मान लेते इसको, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, अब अवतल का भी पूछा गया यहाँ पर, तो अवतल का क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण के भी 3 उपयोग यहाँ आप देख सकते हैं, इस टाइप से लिख देना आपको, ठीक है। अवतल दर्पण के 3 उपयोग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बंधुओं देख पा रहे हैं। पहला, हजामती दर्पण के रूप में। आप जो सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर सैलून में जो दर्पण लगे होते हैं उसको बोलते हैं हम हजामती दर्पण, ठीक है। और उस दर्पण में जो उपयोग किया जाता है उस दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण। तो याद रखना, हजामती दर्पण को में लगे होते हैं कौन से दर्पण, अवतल दर्पण लगे होते हैं। दूसरा है वाहनों के हेडलाइट। अभी हमने बताया वाहनों के साइड मिरर वाला नहीं बात, साइड मिरर वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम लोगों का हेडलाइट ऐसे जो गोल होता है, ठीक है, गाड़ी का जो गोल आगे वाला हेडलाइट होता है उसके रूप में जो उपयोग होता है, उसमें जो दर्पण लगे होंगे, हेडलाइट में जो दर्पण लगे होते हैं, हेडलाइट में जो दर्पण लगे होते हैं वो होते हैं अवतल। कौन सा दर्पण लगे होते हैं, अवतल दर्पण लगे होते हैं, ठीक है। दूसरा भी आप जान चुके हैं। तीसरा आप देखेंगे कि सोलर कुकर में, सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर में भी दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं तीनों उपयोग, उत्तल का और अवतल का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ गया है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है, और एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपको गोलीय दर्पण का पहले पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर देना होगा कि गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है। तो इसके बाद देख लिए, इसका पहले परिभाषा हम बता दें आपको कि गोलीय पारदर्शी पदार्थ का, गोलीय पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसकी एक सतह कलई या पेंट की गई हो उसे गोलीय दर्पण। जैसे देखिए गोलीय दर्पण ले लिए हम और इसकी एक सतह को हम क्या कर देंगे, कलई या फिर क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, ठीक है, इसको हम कलई या पेंट कर देंगे। तो ये वाला सतह को हमने पेंट नहीं किया और इस वाले सतह को हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए। तो ये क्या था, गोलीय पारदर्शी का क्या है, एक टुकड़ा है, एक छोटा सा टुकड़ा है जिसकी सतह को हमने, एक सतह को क्या कर दिया, कलई या पेंट कर दिया। कलई मतलब कलर करना या पेंट मतलब रंगना, ठीक है, तो उसको पेंट कर देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में अंदर क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या दिए हुआ हमको, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ, आर दिए हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लगाना है, इसलिए F बराबर R/2 यानी R/2 आपको ये सूत्र पर लगाना होगा, ठीक है। तो F बराबर R/2 जो है, तो यहाँ देखिए R का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना, और 20/2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने 20/2 लिखा, तो कितना से कटेगा, 10। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल गया। तो F = कितने आ गए, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर की फोकस त्रिज्या की सेंटीमीटर की फोकस दूरी निकलेगी, ठीक है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर, उसका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकलेगा। इसको आप लिख लेंगे तो आपका 2 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
आइए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड है, मतलब बहुत दफ़ा पूछा गया है, ठीक है, कई दफ़ा पूछा गया। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सभी क्वेश्चन गेसेस क्वेश्चन है मेरे प्यारे बंधु। तो देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं या इसके नियमों को लिखे, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले प्रश्न, इसका हम आंसर दे लें कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, कौन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, या होने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण है, ठीक है, कोई प्रकाश है और इसकी किरण आ रही है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश आए, इसकी किरण आ रही है, पहले जाएगी विरल माध्यम में और विरल माध्यम से कहाँ जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी। कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में जाएगी, और सघन माध्यम से कहाँ जाएगी, विरल माध्यम में, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो अपने पूर्व पथ से, यानी अपने पहले वाले रास्ते से क्या हो जाएगी, विचलित होगी। यहाँ पर कुछ विचलित होगी, और इसी विचलित होने की जो घटना होगी, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन और पूछा गया है कि इसके नियम को लिखे, ठीक है। इसके नियम क्या है, तो इसके आप लिख सकते हैं, इसके नियम यहाँ पर देखिए, इसके 2 नियम होते हैं, आपको याद रखो, क्वेश्चन पूछ जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम देखेंगे आप, पहला नियम यहाँ देख पाएंगे आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपतित किरण, जैसे हमने सूरज बनाया, ठीक है, जैसे हमने सूरज बनाया, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। अब यहाँ पर हमने डाला गया क्या है, एक लंब है, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है, 1 2 3, 1 2 और 3, ये तीनों क्या है, एक ही समतल में है कि नहीं है, एक ही समतल में है कि नहीं, तो ये सभी क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम हमें क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या तीनों एक ही सतह पे होते हैं। दूसरा नियम देखेंगे आप, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, मतलब कि प्रकाश का कोई एक खास रंग होगा, ठीक है, उस रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या, इन दोनों की ज्या का अनुपात, इन दोनों का ज्या की जो अनुपात होगी, क्या होगी, अनुपात होगी, इसी अनुपात का एक नियतांक होता है, इस अनुपात का क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का भी नियम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्या है, नियम है, किसका नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का। अब यहाँ देख पाएंगे आप साइन आई बटे साइन आर, यहाँ लिख सकते हैं आप ऐसे, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आर इक्वल टू क्या होते हैं, म्यू, क्या होते हैं, म्यू, आप लिख सकते हैं म्यू, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होते हैं, म्यू। और म्यू को क्या कहते हैं, म्यू यहाँ पर क्या है, स्थिरांक है या फिर नियतांक है, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हाँ तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे, चौथा हमारा प्रश्न आ गया, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी, कौन से लेंस की, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, देखिए नेत्र लेंस की ऐसी क्षमता, नेत्र लेंस की ऐसी क्षमता जिसके अंतर्गत नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाए, अपने आप बदल जाए, ठीक है, यानी कि अपने आप बदलती रहती है। तो नेत्र की ऐसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। आप देखिए कि नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी क्षमता क्या है, 2 सेंटीमीटर है, जिसके अंतर्गत क्या होगी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब इसकी फोकस दूरी अपने आप बदल जाएगी, जैसे 4 सेंटीमीटर हो गया मान लीजिए कुछ, ठीक है, ये है और ये हो गया, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हुआ, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मतलब अपने आप क्या हो गया, बदल गया, यानी कि बदलती रहती है। तो नेत्र की ही ऐसी क्षमता को, मतलब नेत्र मतलब आँख की एक ऐसी ताकत को, एक ऐसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे
प्यारे बच्चों इसको आप देख कर जाएंगे क्वेश्चन को। वैसे जितने भी क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप देख पा रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। 5वां हमारा क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन आप देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, आप इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से देखेंगे। देखिए आंसर क्या कह रहा है कि नेत्र का ऐसा दोष, मतलब आंख में एक ऐसी कमी हो जाना, ठीक है, एक दोष उत्पन्न हो जाना, ठीक है, जिसके अंतर्गत दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता हो, ठीक है। अब नेत्र में यानी कि आपकी आंख में एक ऐसा दोष उत्पन्न हो जाएगा, एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसमें आपको दूर की वस्तु एकदम साफ साफ दिखाई देगी। स्पष्ट का मतलब साफ साफ दिखाई देगी, और परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी कि जो आप दूर रखा हुआ वस्तु को एकदम साफ साफ देख सकते हैं, मगर जो नज़दीक में रहेगा, आपके करीब में रहेगा, उस वस्तु को आप साफ साफ नहीं देख पाते हैं, ठीक है, नहीं दिखाई देती है। तो नेत्र का ऐसे दोष को ही क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। आप याद रखना कि जब भी कोई दूर वस्तु को देख पाए आंख और नज़दीक की वस्तु को देख नहीं पाए, तो नेत्र में जो दोष उत्पन्न होगा तो समझ जाइएगा कि कौन सा दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष आप देख पा रहे हैं कि क्या है, दूरदृष्टि दोष, ठीक। आगे चलते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि निर्बंध क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 24 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दृष्टि निर्बंध, ये सब नया क्वेश्चन है, आप देख कर जरूर जाएंगे। देखिए दृष्टि निर्बंध क्या होता है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु है, कोई सामान है और उसका प्रतिबिंब बनेगा, किस पर बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। यानी हमारे आंख का जो रेटिना है, उस रेटिना पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, आंख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो रेटिना पर बनता है, तो वस्तु के हटाए जाने के, ठीक है, अब जो वस्तु का जो भाग, उसका क्या बना, प्रतिबिंब बना, और वस्तु के हटाए जाने के कितना देर बाद, तो 1/10 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड के, ठीक है, 1/10 सेकेंड तक स्थिर रहता है। ये क्या रहता है, जब वहां से वस्तु को हटा दे, ठीक है, उसका प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बन चुका है, अब आंख के रेटिना पर जो बन गया, तो वहां से वस्तु को हटा देंगे, तो कितने देर तक, 1/10 सेकेंड तक क्या रहता है, उसका प्रतिबिंब बना रहता है या स्थिर रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख कर जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आप क्वेश्चन आगे देख पा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव, ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है। देखिए किसी कोलाइडी विलयन में, कोई एक क्या है, कोलाइड का विलयन है, और उस विलयन में निलंबित कणों का, कौन से कणों का, निलंबित कणों का परिकर्णन को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोई एक कोलाइडी विलयन होगा और उसमें जो निलंबित कण होंगे, छोटे छोटे कण जो होंगे, मिले हुए जो कण होते हैं, निलंबित कण होते हैं, उसका जो क्या होगा, परिकर्णन होगा। इस परिकर्णन को ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आप 7वां क्वेश्चन को भी यूं देख लिए। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। यानी कि जब सूर्य उदय होता है, मतलब सूर्य जब निकलता है, उस समय सूर्य कैसा, रक्तताप, यानी रक्त के कलर का, खून के कलर का दिखाई देता है, यानी लाल लाल प्रतीत होता है, दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब इस आंसर को देखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ये जो तरंगदैर्घ्य है, लाल रंग, ठीक है, रेड कलर, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अधिक है,
ठीक है। आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो रेड लाइन रंग का जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जिसके कारण उसका परिकर्णन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य याद रखना अधिक होता है और परिकर्णन क्या हो जाता है, परिकर्णन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, परिकर्णन कम हो जाता है और ज़्यादा दूरी तय करती है, ठीक है। इन्हीं के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय कर लेती है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताभ प्रतीत होता है। अगर सूर्योदय के समय भी पूछे या सूर्यास्त के समय भी पूछे क्वेश्चन तो सेम ही आंसर लिखना है, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम होता है। एक बार और देख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है और परिकर्णन कम होता है, और परिकर्णन कम होने के कारण ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय करती है। और यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होगा, रक्तताभ प्रतीत होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां क्वेश्चन आ गया है, क्या कह रहा है, देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। पहले हमको परिभाषा देना है विद्युत विभव का, इसका परिभाषा आपको देना है। फिर इसमें क्या पूछ रहा है, इसका SI मात्रक भी पूछ रहा है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे जैसे सेट है, किसमें कौन सा क्वेश्चन को डाला गया, कैसे पूछा गया, ये सभी क्वेश्चन को आप पहले एक दफ़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत विभव का आंसर देना है, सेम इसी तरह से आपको परिभाषा लिख देना है इसका। प्रति एकांक धन आवेश को, कोई जितना भी धन आवेश होगा कहीं से भी, प्रति एकांक से आवेश को क्या, कहाँ से, अनंत से, कहाँ से, अनंत का मतलब क्या होता है, जहाँ तक हमारी नज़र नहीं जा सकती, अनंत से किसी बिंदु तक। अब अनंत से माना कि यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य, मतलब अनंत ये हमारा हिस्सा हुआ, ये हुआ अनंत हो गया। अनंत से हम क्या किए, एक बिंदु तक लाने में क्या किए हैं, एक कार्य किए हैं, और इस बिंदु में लाने में इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं इसी काम को विद्युत विभव कहते हैं। इसी काम को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब ये हमारा परिभाषा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि इसका SI मात्रक क्या होता है। तो इसका SI मात्रक मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। और इसे क्या चीज़ से डिनोटेड किया जाता है या फिर सूचित किया जाता है, तो इसे जो हम सूचित करते हैं वो किससे, V से सूचित करते हैं, कैपिटल V। इससे हम क्या करते हैं, विद्युत विभव को सूचित करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन कि ओम के नियम को लिखें। ओम का नियम वैसे 6 नंबर में भी आता है यदि आपको 2 मार्क्स में आए, ठीक है। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में आए, तो 2 मार्क्स में आएगा तो आप ये लिखेंगे, इसका आंसर ये लिखेंगे कि अचर ताप पर कोई एक ताप कैसा है, टेम्परेचर कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, ताप कैसा है, अचर है, ठीक है, अचर है, ताप कैसा है, अचर है। अचर ताप पर किसी चालक से, अब चालक से एक अचर ताप है और उससे क्या, किससे, चालक से प्रवाहित होने वाली, इस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाह चालक के दोनों सिरों पर, अब चालक के इस सिरा और इस सिरा, दोनों सिरों के किस में, तो बीच, दोनों सिरों के बीच, ठीक है, दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। यानी दोनों सिरों, देखो चालक है, ये चालक है, ठीक है, ये क्या है, चालक है। अब इसका पहला सिरा और दूसरा सिरा, एक सिरा दूसरा सिरा, और इसके बीच इसका जो अंतर होगा विभवांतर बोलते हैं उसको, ठीक है, विभवांतर बोलते हैं। और ये विभवांतर क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। कैसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, समानुपाती हो जाता है। इसी समानुपाती होने के कारण ये क्या कहलाएगा, तो ओम का नियम ये क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। तो एक दफ़ा और इसको आप देख लेंगे। अगर ओम का नियम ये परिभाषा हो जाए तो आपको ऐसे लिखना है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल। I प्रोपोर्शनल भी, अभी यहाँ पर क्या है, ताप अचर है, ठीक है, यानी कि इसका ताप क्या है, अचर है। फिर आप लिखेंगे I बराबर V/R, यानी I बराबर V/R लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर आर हमारा क्या है, चालक का प्रतिरोध। आर को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसका, चालक का प्रतिरोध किसको कहते हैं, आर को। यहाँ पर आर क्या जो रेडियस है ये क्या है, चालक का प्रतिरोध है। इतनी बात को आपको लिखना होगा 2 मार्क्स में, ठीक है। 6 नंबर वाला आएगा तो उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे हम, लॉन्ग जो सब्जेक्टिव होंगे उसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। कोई एक चालक है, ये क्या है, चालक है, और इस चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध आपको लिखना है, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आप देख पा रहे हैं पहला क्या है, पहला कौन सी बात होगा जिस पर यह चालक का प्रतिरोध निर्भर रहता है। पहला है चालक की लंबाई। अब देखना है कि आपको चालक तार की लंबाई कितनी है, चालक तार की ये वाला लंबाई कितनी है, ठीक है। इस पर कौन निर्भर रहता है, इसका प्रतिरोध। दूसरा है तार की मोटाई। अब इसकी थिकनेस देखना है, मोटाई कितनी है, इस मोटाई पर भी निर्भर रहता है कौन, प्रतिरोध। अब तीसरा देख पा रहे हैं आप, तीसरा लिखा हुआ चालक के पदार्थ पर। अब ये जो चालक लिए हैं, मतलब तार जो लिए हैं, वो कैसा पदार्थ का है, किन पदार्थ का है, तो इन पर भी निर्भर कौन रहता है, यह चालक का प्रतिरोध निर्भर रहता है। आगे देखेंगे, चौथा है चालक के ताप पर। अब वो ताप कितना झेल सकता है, ताप कैसा है उसके अंदर, ठीक है, वो कैसे ताप पर चलता है। तो इन सभी बातों पर कौन निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। 2 मार्क्स में आपको केवल इतना ही लिखना है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तब आपको उसमें बढ़ाना होगा, इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा अंडरलाइन करके, ठीक है, वरना आप 2 मार्क्स में इतना भी बात को लिख सकते हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लें। अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोगों का आपने पढ़ा, मैक्सवेल भी पढ़े होंगे, और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पूछा रहा है, ठीक है। दक्षिण का मतलब दायां वाला, ठीक है, हस्त का मतलब हाथ, दाहिने हाथ के नियम से क्या आप समझते हैं। फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम है वो क्या बताता है हमको, उसको जानना है, ठीक है, ना कि बाएं हाथ का। आप देख पा रहे हैं आंसर इसका कैसे लिखेंगे कि अपने दाएं हाथ। अब हम दायां हाथ, ये वाला दायां हाथ, इसका कौन सा चीज, तो अंगूठा, पहले अंगूठा, फिर कौन सा, तो तर्जनी, कौन सा, तर्जनी और मध्यमा। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्या करना है, इन तीनों को समकोणीय क्या करना है, इस प्रकार समकोणीय इस प्रकार रखे कि। अब इस प्रकार इन लोगों को रखना है कि तर्जनी जो होगा हमारा ये वाला चुंबकीय क्षेत्र को, दिशा को क्या करेगा, संकेत करेगा। तर्जनी उंगली किसको, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को संकेत करेगा, मतलब दिखाएगा, बताएगा, ठीक है, करता हो। और अंगूठा, और इसमें अंगूठा जो है वो किसके दिशा को, तो गति के दिशा को, किसके दिशा को, गति के दिशा को क्या करता हो, दर्शाता हो, ठीक है। तर्जनी चुंबक के दिशा को, अंगूठा गति की दिशा को, और लास्ट वाला कौन है, मध्यमा किसको, प्रेरित धारा की दिशा को, मतलब धारा जो उसके ऊपर प्रेरित हो रहा है उसको कौन संकेत करता है, तो यही हमारा मध्यमा संकेत करता है, मतलब दर्शाता है, बताता है, दिखाता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। यदि आपको ये क्वेश्चन आए तो इस प्रकार इसका परिभाषा आप लिख देंगे, ठीक ना, ठीक। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। सभी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा बात को आपको लिखना नहीं है, इधर उधर की बात नहीं लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल आंसर दीजिए और सिंपल तरीका से दीजिए ताकि आपका मार्क्स कटे नहीं, घटे नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। यानी प्रत्यावर्ती धारा को हम AC कहते हैं और इंग्लिश में, ठीक है, और दिष्ट धारा को हम DC कहते हैं। याद रखना है AC, ठीक है, और DC, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट, प्रत्यावर्ती धारा ये हो गया और दिष्ट धारा ये हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछ सकता है एसी और डीसी में क्या अंतर स्पष्ट होते हैं। तो हम जानेंगे पहला यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, इस धारा के यानी एसी के बारे में जानेंगे क्या है अंतर। ठीक है, आप बीच में एकदम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक लाइन खींचेंगे, इस प्रकार लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब इधर पॉइंट लिखेंगे किसका, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा लिख देंगे आप इधर, ठीक है, इधर लिख देंगे और इधर लिख देंगे दिष्ट धारा, कौन सी धारा, दिष्ट धारा। ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप से आप बना देंगे और पॉइंट नंबर 1 दे देंगे, पॉइंट नंबर 1 दे देंगे, 2-3 पॉइंट ऐसे करके आपको लिख देना है, 2-3 पॉइंट लिख देना है, 2-3 पॉइंट आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे बना सकते हैं, तो ये भी अच्छा लगेगा, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर वाला देखिए, अब क्या अंतर है इन दोनों में, किसमें, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में देखेंगे। पहले प्रत्यावर्ती धारा की बात कर लें। धारा का मान तथा दिशा, देखिए इस प्रकार की धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में धारा का जो मान होता है और दिशा जो होता है दोनों क्या हो जाता है, समय के साथ साथ बदलती रहती है, यानी समय के साथ साथ बदल जाते हैं। किसका, धारा का जितना मान होगा और जो भी दिशा होगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, दिशा, ये दोनों क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, दिशा, ये दोनों क्या होगा, समय के अनुसार, जैसे जैसे समय चेंज होगा उस अनुसार क्या होंगे, ये बदलते रहते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना है आपको। दूसरा कहता है इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी एसी जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं करंट को, ठीक है, उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा इसका पॉइंट कह रहा है प्रत्यावर्ती का कि इसे आसानी से दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि क्या, प्रत्यावर्ती धारा को, कौन सी धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को आप आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी धारा में, दिष्ट धारा में, दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें बदल सकते हैं, इसको इसमें बदल सकते हैं, ठीक है, आसानी से, ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं। अब डीसी का देखेंगे, यानी दिष्ट धारा का देखेंगे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है इसमें केवल धारा का मान बदलता है। देखिए इसमें हमने देखा कि मान और दिशा दोनों बदला था, मगर यहाँ पर केवल मान बदलेगा और दिशा नहीं बदलता है। किसमें, दिष्ट धारा के अंदर, ठीक है, एक ही दिशा में बदलती है। अब इसका दिष्ट धारा जो है वो एक ही दिशा में बहती रहती है, या बहती रहती है, यहाँ पर बदलती नहीं होगा, ठीक है। इसमें केवल धारा का मान जो है बदलता है और दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती रहती है या बदलती रहती है, ठीक है, देख लेंगे। दूसरा है कि इसे उत्पन्न करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, यानी कि आप प्रत्यावर्ती धारा को तो उत्पन्न आसानी से कर सकते थे, मगर दिष्ट धारा को आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि इसको उत्पन्न करने में इसे उत्पन्न करने में क्या होगा, कठिनाई उत्पन्न होगी, ठीक है। तीसरा है इसे प्रत्यावर्ती धारा में बदलने, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग देना आपको, इसे प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होती है, यानी कि आप डीसी को एसी में यदि कन्वर्ट करेंगे तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। किसका, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, डीसी को जब ये आप एसी में कन्वर्ट करेंगे तभी, यानी कि बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे तभी आपको कठिनाई आएगा। तो ये है किसमें, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में अंतर। यही 3 अंतर को आप लिख देंगे, आपका 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। आसान पॉइंट हमने आपके बीच डाला है, इसमें भी हार्ड पॉइंट होते हैं मगर उसको हमने नहीं लाया, आसान जो पॉइंट था उसको लेकर आए। अगला देखेंगे आप, अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, नाभिकीय संलयन। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आंसर देखेंगे, नाभिकीय संलयन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें निम्न परमाणु क्रमांकों के, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा काम जिसमें निम्न परमाणु, जितने भी परमाणु हैं, ठीक है, उस क्रमांकों के संयोजन करने पर, मतलब उन सभी परमाणुओं का क्रमांकों का हम क्या कर लेंगे, संयोजन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, दूसरे को रख लेंगे, ठीक है। संयोजन करने पर एक भारी परमाणु
अब उसमें जो संयोजन होगा 1 2 3 ऐसे जो हम रखेंगे संयोजन करेंगे तो इसमें जो भारी परमाणु होगा, माना कि ये हमारा भारी परमाणु है, तो इस भारी परमाणु का नाभिक जो होगा वो निर्मित होता है। इसका जो नाभिक होगा वो क्या हो जाएगा, निर्मित होगा, वो बना हुआ रहेगा, ठीक है, निर्मित होता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है, या आपको इतना भी आंसर लिख सकते हैं पूछा गया तो, ठीक है, आप स्टार मार्क्स में देकर लिख सकते हैं या नीचे लाइन में लिखेंगे कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र, ठीक है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र तारापुर, कहाँ, तारापुर महाराष्ट्र के, ठीक है, में है, जो काफ़ी विद्युत उत्पादन करता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन कहाँ होता है, तो तारापुर के महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र के तारापुर में इसका क्या होता है, विद्युत का उत्पादन सबसे अधिक होता है, याद रखना है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ है, तारापुर में, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो काफ़ी विद्युत का उत्पादन करता है। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या आ गया कि जीवाश्म ईंधन, कैसा ईंधन, हाँ जीवाश्म ईंधन, यहाँ देखेंगे जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, मतलब जीवाश्म ईंधन जो होता है उस ईंधन से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हानियां होती है, उसको देखेंगे। तो जीवाश्म ईंधन जो है उससे निम्नलिखित हानियां प्राप्त होती है या निम्नलिखित हानियां होती है, ठीक है। पहला हानि देखेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हानि देखेंगे, इसके ज्वलन से, जब ये जलता है जीवाश्म ईंधन क्या करेगा, जब जलता है तो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जब जीवाश्म ईंधन को आप आग लगाएंगे, जलाएंगे, तो पर्यावरण जो है वो क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसके जलने पर उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होता है। जब ये जलेगा, ठीक है, तो इससे क्या होंगे, उत्पन्न होंगे अवयव, जो होंगे वो क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, और जो अवयव उत्पन्न होते हैं उससे कौन सा चीज़, तो अम्लीय वर्षा होता है, यानी कि SO2 अम्लीय वर्षा जो होंगे ये इससे उत्पन्न होगा। और अम्लीय वर्षा आप जानते हैं कितना घातक होता है, कितना खतरनाक होता है, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके जलने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब जब ये जीवाश्म ईंधन को हम जलाएंगे तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तब उत्पन्न जो होते हैं जिससे क्या होता है, हरित गृह प्रवाह होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे हरित गृह प्रवाह होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस उत्पन्न होते हैं किसके ज्वलन से, जब जीवाश्म ईंधन ज्वलन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, और उसके ज्वलन से क्या हो जाता है, हरित गृह प्रवाह होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हरित गृह प्रवाह होता है। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन था। यही 15 क्वेश्चन आपको देखकर एग्जाम में जाना है। फिजिक्स का VVI प्रश्न है, जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं आज हमने आपको, वो सभी क्वेश्चन हमारा मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इस सभी को आप जाएंगे तो 2 मार्क्स आपका कंप्लीट हो चुका है आज के वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को पूरा देख लिए। अब देखिए लास्ट में आपको क्या करना है, ये चैप्टर दी एंड हो चुका है। आपको थैंक्स फॉर मेरे वाचिंग को, मतलब मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक्स। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन दोस्तों का भी आपका क्या हो जाए, भला हो जाए, उनका भी भला हो जाए। अब मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको इसका आंसर या PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा इसी वीडियो में, जो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही कहकर मैं आपसे फुर्सत लेना चाहता हूं। मिलता हूं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जल्द दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो रहने देते हैं आज के लिए, थैंक्स।